मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में कार्यरत हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीमेन के ही एक और एस्पेक्ट के बारे में, उसके जांच की, जिसको कि मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सीमेन का जो जांच होता है उसमें तरह तरह की जांच की जाती है। उसमें सीमेन के वॉल्यूम होता है, मात्रा कितनी है, स्पर्म्स का कंसंट्रेशन कितना है, काउंट कितना है, उसमें से चलने का परसेंटेज कितना है, और ये परसेंटेज हम लोग प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी के रूप में व्यक्त करते हैं। साथ में सीमेन में पस सेल है कि नहीं, सीमेन जो है लिक्विफाई कितने देर में कर रहा है। इन सब चीजों के अलावा एक और खास चीज है सीमेन के एग्जामिनेशन में, जिनका पता लोगों को नहीं रहता है। वैसे लोग भी, कपल्स भी, जिन्हें इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट है, खासकर मेल इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट है या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो इसमें सीमेन के जांच में स्पर्म मॉर्फोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बनावट। तो स्पर्म मॉर्फोलॉजी जो होता है उसमें हम लोग स्पर्म के बनावट को देखते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा विस्तार पूर्वक देखा जाता है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी देखने के लिए स्पर्म को हम लोगों को फिक्स करना रहता है स्लाइड में, और उसका स्टेनिंग करना रहता है, और उसके बाद 200 स्पर्म्स को बहुत हाई मैग्निफिकेशन में, नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप्स में हम लोग सीमेन का काउंट करते हैं वे 10, जैसे माइक्रोस्कोप में ये आईपीस और ऑब्जेक्टिव होता है, तो 10 और 10 100 गुना आवर्तित करके हम लोग देखते हैं, 100 गुना मैग्नीफाई करके। लेकिन मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, चूंकि स्पर्म इतने छोटे ऑर्गेनेल है कि वो 1 मिलीलीटर सीमेन में लगभग 15 करोड़ तक स्पर्म्स रह सकते हैं। तो इतने छोटे स्पर्म्स को, उसका स्ट्रक्चर देखना, उसके लिए हम लोगों को जो ये माइक्रोस्कोप होता है उसमें नीचे जो ऑब्जेक्टिव पीस बोलते हैं, उसे और भी ज्यादा 10 गुना और ज्यादा मैग्निफिकेशन पे डाल के देखना रहता है। तो टोटल 1000 टाइम्स मैग्निफिकेशन पे देखना रहता है। तो 1000 गुना मैग्नीफाई करने पे हम लोग ऑयल इमर्शन लेंस यूज करते हैं, एक अलग टाइप का लेंस रहता है, और 200 स्पर्म्स को इंडिविजुअली, एक स्पर्म को हम लोग को उसका सिर कैसा है, उसका मिड पीस कैसा है, उसका टेल कैसा है, उसके अंदर कोई वैक्यूल्स तो नहीं है, तो ये 3-4 तरह की चीजें होते हैं जो कि हम लोग को स्पर्म्स में देखना रहता है। और इन 200 स्पर्म्स को देखने के बाद हम लोग ये निकालते हैं कि कितने स्पर्म्स आकार के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर 4 स्पर्म परसेंट भी स्पर्म, मतलब कि 100 में 4 स्पर्म भी अगर बिल्कुल नॉर्मल है हर तरह से, तो मॉर्फोलॉजी वाइज आपका स्पर्म नॉर्मल है। चूंकि इसे बहुत ही जटिलता से देखा जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ये साउथ अफ्रीका का यूनिवर्सिटी है टाइडरबर्ग, वहां से ये शोध आया था, और पूरे वर्ल्ड वाइड इसको फॉलो करते हैं। और स्पर्म मॉर्फोलॉजी जो है वो देखना बहुत आसान नहीं होता है। अब जो है स्पर्म मॉर्फोलॉजी में जो हम लोग देखते हैं कि स्पर्म का डिफेक्ट क्या है, बहुत सारे डिफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि अधिकतर कॉमन जो डिफेक्ट्स रहते हैं वो स्पर्म के हेड में रहते हैं। तो स्पर्म का जो सिर रहता है, जहाँ न्यूक्लियस रहता है, वही अगर ठीक नहीं हो, खराब उसका की आकृति हो, तो उसके द्वारा में विकृति होने की भी संभावना उतनी ही ज्यादा रहती है। और जिसका आकार प्रकार अच्छा हो, उसे प्रेगनेंसी होने की संभावना भी ज्यादा अच्छी रहती है। तो हम लोग IVF फिक्सी करने के समय भी एक IMSI करके एक टेक्निक होता है, जिसमें कि हम लोग इसी तरह बहुत हाई मैग्निफिकेशन में जाके जो मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म रहते हैं उसको चुन के, उसके द्वारा हम लोग IVF या ICSI की प्रोसेस करते हैं, तो उसे IMSI बोलते हैं। तो अलग अलग तरह के मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बिल्कुल सिर गोल होना, जबकि नॉर्मल स्पर्म गोल नहीं होता है, ओवल उसका शेप होता है सिर का। या पिनहेड स्पर्म, उसका सिर बिल्कुल पिन के जैसा रहेगा, ना गोल रहेगा ना ओवल रहेगा, पिनहेड रहेगा। तो ये सब कॉमन डिफेक्ट है जो कि बिना स्टेन किए हुए भी पता चलते हैं। बट स्टेन करने पे हम लोगों को और भी बाकी उसकी लंबाई, टेल की लंबाई कितनी है, डबल टेल है कि नहीं, मिड पीस कैसा है, उसका नेक कैसा है, तो ये सब विभिन्न तरह के होते हैं। और अधिकतर जो मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, अगर ज्यादा दिख रहे हैं, तो इनमें अधिकतर जेनेटिक उस डिफेक्ट के चलते होता है। तो मॉर्फोलॉजिकली अगर पुअर स्पर्म रहता है, उसका प्रेगनेंसी आउटकम भी पुअर रहता है। तो इसमें हम लोगों को जेनेटिक टेस्ट भी कराने की जरूरत पड़ती है, ताकि पता चल सके कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। और अगर जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है
तब इस तरह के केसेस में हम लोग और कारण खोजने की कोशिश करते हैं कि वेरिकोसील जैसी बीमारी तो नहीं है या कोई और बीमारी तो नहीं है जिसके चलते इसमें प्रॉब्लम हो रहा हो, और उस बीमारी को हटा के ठीक करने की कोशिश करते हैं। बट मॉर्फोलॉजी को ठीक करना उतना आसान नहीं होता है, और उसमें हम लोग को केवल मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म्स को ही सिलेक्ट करके उसके द्वारा कोशिश करना रहता है कि हम लोग IVF करें। जो हम लोग IUI में सीमेन वॉश भी करते हैं, तो इसमें भी जो देखा गया है कि जो सीमेन वॉश करने के बाद में जो स्पर्म्स रहते हैं और सीमेन वॉश करने के पहले के जो स्पर्म्स रहते हैं, उसमें मॉर्फोलॉजिकली बेटर स्पर्म्स वॉश करने के बाद में आते हैं। तो इस प्रकार मॉर्फोलॉजी जो होता है स्पर्म का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसे कि हम लोग को देखना मुश्किल। अब बाजार में या लैब्स में बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसके द्वारा हम लोग काफी आसानी से मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं। इसे कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड सीमेन एनालिसिस या कासा या SQA सीमेन क्वालिटी एनालाइजर या AIOM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ऐसे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे कि मॉर्फोलॉजी को बिना स्टेन किए हुए हम लोग मशीन के टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग मॉर्फोलॉजी अब आराम से देख सकते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम लोग इन इनफर्टाइल कपल स्पेशली जिसमें कि मेल फैक्टर इन्वॉल्व है, उन लोगों की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।